इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी सीएडी की। जी इसे इस्केमिक हार्ट डिजीज या आईएचडी भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, दोनों एक ही चीज के नाम है। हमने इस विषय पर जानकारी जुटाई है कोरोनरी आर्टरी डिजीज कारण, निदान और प्रबंधन नाम के एक मेडिकल टेक्स्ट से। अच्छा, काफी विस्तृत टेक्स्ट होगा ये। हाँ, और हमारा मकसद है इस अहम स्वास्थ्य मुद्दे की तह तक जाना, समझना कि ये क्यों होता है, इसके क्या संकेत हैं। इसका पता कैसे लगाया जाता है और सबसे जरूरी इसे संभाला कैसे जा सकता है। बिल्कुल, ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि सीएडी दुनिया भर में मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये बात तो है। आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। क्या किसी को ये पता है कि कुछ लोगों को, खासकर जिन्हें डायबिटीज है, जी उन्हें दिल की ये गंभीर समस्या बिना किसी साफ लक्षण के भी हो सकती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे साइलेंट इस्कीमिया कहते हैं। साइलेंट इस्कीमिया मतलब अंदर ही अंदर दिल को खतरा और बाहर कोई आहट तक नहीं। बिल्कुल, और ये इसे और भी खतरनाक बना देता है। चलिए इसी चौंकाने वाले तथ्य के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या चीज? देखिए, सरल भाषा में समझें तो ये वो हालत है जब दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचाने वाली नसें, हाँ, जिन्हें कोरोनरी धमनियां कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं या उनमें कोई रुकावट आ जाती है। रुकावट? किस तरह की रुकावट? ये रुकावट आती है एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक प्रक्रिया से। इसमें होता क्या है कि धमनियों की अंदरूनी दीवारों पर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजों की एक परत जम जाती है। अच्छा, जैसे पानी के पाइप में काई जम जाती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इस जमी हुई परत को प्लाक कहते हैं। ठीक है। तो जब ये पाइप यानी धमनी ब्लॉक हो जाती है तो दिल की मांसपेशी, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन की कमी? हाँ, इसी ऑक्सीजन की कमी को इस्कीमिया कहते हैं और इसके नतीजे में फिर सीने में दर्द हो सकता है, जिसे एंजाइना कहते हैं। बिल्कुल, एंजाइना, या फिर सांस फूल सकती है। और अगर रुकावट बहुत ज्यादा या एकदम अचानक हो जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं। ओह, ये समझना जरूरी है कि दिल को लगातार खून की सप्लाई चाहिए। आप दिल की इन खून की नलियों यानी कोरोनरी आर्टरीज के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? कहाँ होती हैं ये? जरूर। देखिए, हमारा दिल एक पंप है, उसे भी काम करने के लिए खून चाहिए। ये कोरोनरी धमनियां शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा से निकलती हैं, ठीक जहां से वो दिल से बाहर आती है। अच्छा। मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। एक है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, LMCA। ये आगे दो में बढ़ती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, LAD। LAD, ये नाम सुना है। हाँ, ये बहुत अहम है। दरी के अगले और बड़े हिस्से को खून देती है। और दूसरी है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये बाईं तरफ जाती है। ठीक है, और दूसरी मुख्य शाखा? दूसरी है राइट कोरोनरी आर्टरी, RCA। ये दिल के दाहिने हिस्से, निचले और कुछ पिछले हिस्से को सप्लाई करती है। तो यही धमनियां दिल को जिंदा रखने और अपना काम ठीक से करते रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती हैं। इनमें जरा सी भी रुकावट पूरे सिस्टम को गड़बड़ा सकती है। बिल्कुल। रुकावट से इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, और ज्यादा गंभीर हो तो इन्फार्क्शन मतलब दिल के टिश्यू का मर जाना। आपने एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक बनने की बात की। ये प्रक्रिया होती कैसे है? ये सिर्फ चर्बी जमने जैसा तो नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ चर्बी जमना नहीं है। असल में ये एक बहुत धीमी लेकिन लगातार चलने वाली सूजन की बीमारी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। सूजन धमनी के अंदर? हाँ, इसकी शुरुआत होती है धमनी की सबसे अंदरूनी बहुत नाजुक परत होती है, एंडोथीलियम, उसको नुकसान पहुंचने से। नुकसान कैसे? कई कारणों से हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट का धुआं, डायबिटीज, खून में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, खासकर बुरा वाला LDL कोलेस्ट्रॉल, तो इन सब चीजों से उस अंदरूनी परत को चोट पहुंचती है। और फिर वो LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल उस चोट लगी हुई दीवार में घुसकर जमा होने लगता है। अब शरीर का इम्यून सिस्टम इसे एक बाहरी हमले की तरह देखता है। अच्छा, शरीर अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है। हाँ, वो प्रतिक्रिया देता है, वहां सूजन पैदा होती है। फिर मैक्रोफेज नाम की इम्यून कोशिकाएं वहां पहुंचती हैं और इस जमा हुई चर्बी को खाने लगती हैं। हाँ, उन्हें खाकर वो फूल जाती हैं और फोम सेल्स बन जाती हैं। धीरे धीरे ये फोम सेल्स और कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, दूसरी कोशिकाएं, ये सब मिलकर वो प्लैक बनाते हैं। तो ये प्लैक धीरे धीरे धमनी को संकरा करता जाता है। हाँ, वो रास्ता तंग होता जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो समझनी जरूरी है। क्या?
अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक तभी होता है जब धमनी धीरे धीरे 90% या 100% ब्लॉक हो जाए। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन ज्यादातर हार्ट अटैक का कारण ये धीरे धीरे ब्लॉक होना नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब ये प्लॉक, चाहे वो धमनी को 50% या 60% ही ब्लॉक कर रहा हो, वो अचानक फट जाए। अच्छा, मतलब धीरे धीरे सिकुड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है प्लॉक का अचानक फट जाना। बिल्कुल सही। ज्यादातर हार्ट अटैक इसी प्लॉक के फटने या रप्चर होने से होते हैं। जब वो फटता है तो उस जगह पर शरीर फौरन खून का थक्का यानी क्लॉट बना देता है उस घाव को भरने के लिए। लेकिन वो थक्का इतना बड़ा बन सकता है कि वो धमनी को अचानक पूरी तरह से बंद कर दे। ओह, तो खून का बहाव एकदम रुक जाता है? हाँ, एकदम। और दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। बस यही है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, या जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। ये वाकई में एक अहम जानकारी है। तो ये प्लाक बनने और फटने का खतरा ये किसको ज्यादा होता है? क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ जोखिम कारक ऐसे हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं इन्हें। जैसे कि? जैसे बढ़ती उम्र। पुरुषों में आमतौर पर 45 साल के बाद और महिलाओं में 55 साल के बाद खतरा बढ़ता है। महिलाओं में बाद में क्यों? माना जाता है कि मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन कुछ हद तक सुरक्षा देता है। दूसरा है लिंग। पुरुषों में कम उम्र में केडी होने का खतरा महिलाओं से ज्यादा होता है। और तीसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई, बहन, इनको कम उम्र में केडी हुआ है। कम उम्र मतलब? पुरुषों में 55 साल से पहले और महिलाओं में 65 साल से पहले, तो आपका खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, आपकी जेनेटिक बनावट भी एक भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो वो बातें हुई जिन्हें हम बदल नहीं सकते, पर वो कौन से कारक हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं? मेरा अंदाजा है कि असल ध्यान तो इन्हीं पर देना चाहिए। निश्चित रूप से यहीं पर हम सबसे ज्यादा असर डाल सकते हैं। इन्हें कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और इनकी लिस्ट हम सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। हाँ, बताइए। सबसे पहले धूम्रपान। ये तो समझ लीजिए कि धमनियों का दुश्मन नंबर 1 है। बिल्कुल। फिर है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अक्सर इसका कोई लक्षण नहीं होता, इसीलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। तीसरा डिसलिपिडेमिया। यह थोड़ा मुश्किल शब्द है, पर इसका मतलब है खून में चर्बी या लिपिड्स की गड़बड़ी, यानी एलडीएल वो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल उसका ज्यादा होना, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका कम होना, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना। कोलेस्ट्रॉल की जांच इसीलिए जरूरी है। बिल्कुल। फिर है डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी। ये धमनियों को बहुत तेजी से खराब करती है। और मोटापा। हाँ, मोटापा, खासकर जब चर्बी पेट के आसपास ज्यादा हो। शारीरिक निष्क्रियता मतलब कसरत न करना, दिन भर बैठे रहना, आजकल की जीवन शैली। हाँ बिल्कुल। और अस्वास्थ्यकर आहार जिसमें तला भुना, ज्यादा नमक, चीनी, मैदा ये सब ज्यादा हो। और आखिर में तनाव। लंबे समय तक बना रहने वाला मानसिक तनाव भी एक रिस्क फैक्टर है। बाप रे, इतने सारे जोखिम कारक हैं। तो किसी को कैसे पता चले कि उसे ये समस्या हो सकती है? क्या इसके लक्षण हमेशा साफ होते हैं या ये साइलेंट इस्कीमिया वाली बात भी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बीमारी कितनी बढ़ चुकी है और किस तरह की है। और हाँ, ये हमेशा साफ हो ऐसा जरूरी नहीं, खासकर शुरू में या जैसा आपने कहा डायबिटीज वालों में। फिर भी कुछ मुख्य लक्षण या पैटर्न है जिन पर ध्यान देना चाहिए। क्या है वो? हाँ, अक्सर बीच में या बाईं तरफ। कुछ लोग इसे जलन या गैस जैसा भी महसूस करते हैं। ये दर्द कभी-कभी कंधे, बाईं बांह, गर्दन या जबड़े तक भी जा सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये दर्द मेहनत करने पर शुरू होता है और जैसे ही व्यक्ति आराम करता है या जबान के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन की गोली रखता है तो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये वो वाला दर्द है जिसके लिए लोग कहते हैं चलने पर होता है, रुकने पर ठीक हो जाता है। बिल्कुल, ये धमनी के धीरे धीरे सिकुड़ने का संकेत है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल मतलब ये ज्यादा खतरनाक संकेत है। इसमें सीने का दर्द या तो आराम करते हुए भी होने लगता है, या फिर जो दर्द पहले सिर्फ मेहनत से होता था वो अब बहुत कम मेहनत से या ज्यादा बार होने लगता है, या ज्यादा तेज होता है, या ज्यादा देर तक रहता है। ये इस बात का इशारा है कि धमनी में जो प्लाक जमा है वो शायद अस्थिर हो गया है या फट गया है और उस पर खून का थक्का बनने लगा है। इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
ये हार्ट अटैक की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये तो वार्निंग साइन हुआ। बिल्कुल। तीसरा और सबसे गंभीर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लक्षण क्या है? इसमें बहुत तेज, असहनीय, दबाने वाला या जैसे कोई छाती पर बैठ गया हो वैसा दर्द होता है। ये दर्द आराम करने या दवा लेने से भी ठीक नहीं होता और अक्सर 20 मिनट से ज्यादा देर तक रहता है। और ये दर्द भी फैलता है? हाँ, अक्सर बाईं बांह, गर्दन, जबड़े, कंधे या पीठ तक फैलता है। इसके साथ साथ ठंडा पसीना आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, चक्कर आना और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। ये तो वाकई इमरजेंसी है। जी हाँ, इसका कारण होता है कोरोनरी धमनी का अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाना। और चौथा, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, साइलेंट इस्कीमिया। हाँ, जिसमें कोई लक्षण नहीं होते। बिल्कुल। दिल को ऑक्सीजन की कमी तो हो रही है, धमनी में रुकावट भी है, लेकिन मरीज को कोई दर्द, कोई बेचैनी, कुछ महसूस नहीं होता। ये डायबिटीज के मरीजों और बुजुर्गों में ज्यादा आम है। तो पता कैसे चलता है? अक्सर किसी और वजह से ईसीजी या कोई दूसरा टेस्ट करवाने पर संयोग से पता चलता है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि बिना किसी चेतावनी के दिल को नुकसान पहुंचता रहता है। ये लक्षण जानना, खासकर अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानना कितना जरूरी है। अगर किसी को ये लक्षण महसूस हो या उनमें कई रिस्क फैक्टर हो, तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि समस्या वाकई कैड है? मतलब जांच पड़ताल कैसे होती है? डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर कई चीजों को एक साथ देखते हैं। हाँ। सबसे पहले मरीज के लक्षण क्या हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, फिर उनके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिर शारीरिक जांच करते हैं और उसके बाद कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट? सबसे पहला और सबसे आम टेस्ट है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। ये दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाता है। अगर दिल को ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी इस्कीमिया या हार्ट अटैक आया है तो ईसीजी में खास तरह के बदलाव दिख सकते हैं, जैसे एसटी सेगमेंट का ऊपर उठ जाना या नीचे दब जाना या टी वेव का उल्टा हो जाना। दूसरा बहुत जरूरी टेस्ट है खून की जांच, जिसे ट्रोपोनिन टेस्ट कहते हैं। ट्रोपोनिन, ये क्या है? ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो सिर्फ दिल की मांसपेशी में पाया जाता है। जब हार्ट अटैक से दिल की मांसपेशी को नुकसान पहुंचता है तो ये प्रोटीन खून में आ जाता है, तो खून में इसका लेवल बढ़ावा मिलना हार्ट अटैक की पुष्टि करता है। अच्छा, ये कंफर्म करने के लिए? हाँ। फिर है इकोकार्डियोग्राफी, जिसे इको भी कहते हैं। ये दिल का अल्ट्रासाउंड है। इससे क्या पता चलता है? इससे दिल की बनावट कैसी है, उसके वॉल्व ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, दिल की दीवारें ठीक से सिकुड़ रही हैं या नहीं, ये पता चलता है। अगर किसी हिस्से को खून कम मिल रहा है या पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो वो हिस्सा ठीक से काम नहीं करेगा, जो इको में दिख जाता है। इससे दिल की पंप करने की ताकत, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसका भी पता चलता है। ठीक है। और अगर लक्षण सिर्फ मेहनत करने पर आते हों तो फिर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट किया जा सकता है, जिसे टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। इसमें व्यक्ति को ट्रेडमिल पर चलाया जाता है और साथ साथ लगातार ईसीजी और ब्लड प्रेशर देखा जाता है। ये देखने के लिए कि मेहनत से ईसीजी में गड़बड़ी आती है या नहीं। बिल्कुल। अगर मेहनत करने पर ईसीजी में इस्कीमिया वाले बदलाव आते हैं या सीने में दर्द होता है तो ये सीएडी की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये सब तो इनडायरेक्ट तरीके हुए। क्या ब्लॉकेज को सीधे देखने का भी कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है, और उसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसे सीएडी के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हाथ या पैर की नस के जरिए एक बहुत पतला लचीला तार, कैथीटर, दिल तक ले जाया जाता है। फिर उस तार के जरिए कोरोनरी धमनियों में खास डाई इंजेक्ट की जाती है और साथ साथ एक्सरे फिल्में ली जाती हैं। तो एक्सरे में नसें दिखने लगती हैं? हाँ, डाई की वजह से वो नसें एक्सरे पर साफ दिखती हैं, और अगर कहीं कोई सिकुड़न या ब्लॉकेज है तो वो भी साफ पता चल जाता है कहाँ है, कितना % है। ये तो काफी पक्का तरीका लगता है। हाँ, ये सबसे सटीक तरीका है। आजकल एक और तरीका भी है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। ये एक खास तरह का सीटी स्कैन है। ये नॉन इन्वेजिव है, मतलब इसमें तार नहीं डालते। हाँ, इसमें तार नहीं डालते, नस में डाई का इंजेक्शन लगाकर स्कैन करते हैं। इससे भी धमनियों की 3D तस्वीरें बन जाती हैं और ब्लॉकेज का अंदाजा लग जाता है। ये एंजियोग्राफी जितना सटीक नहीं है, पर कई मामलों में, खासकर शुरुआती जांच के लिए काफी उपयोगी है। और खून में कोलेस्ट्रॉल की जांच? अरे हाँ, वो तो है ही। लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब देखते हैं।
ये रिस्क पता करने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गई। जांच के इतने सारे तरीके हैं। आपने पहले स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना का जिक्र किया था। क्या कैड को डॉक्टर्स और भी तरह से बांटते हैं? मतलब कोई क्लासिफिकेशन है? हाँ, है। मुख्य रूप से कैड को इस आधार पर बांटा जाता है कि मरीज में लक्षण कैसे आ रहे हैं, यानी उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। इसे 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। कौन से 2 ग्रुप्स? पहला है क्रॉनिक स्टेबल कोरोनरी सिंड्रोम। पहले इसे सिर्फ स्टेबल एंजाइना कहते थे। इसमें लक्षण एक तय पैटर्न में आते हैं, जैसे हमें पता है कि इतनी मेहनत करने पर दर्द होगा और आराम करने पर ठीक हो जाएगा। स्थिति लंबे समय तक मोटा-मोटी एक जैसी बनी रहती है। ठीक है, ये स्टेबल वाला ग्रुप हुआ। दूसरा ग्रुप है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी ACS। ये ज्यादा गंभीर है और एक इमरजेंसी सिचुएशन मानी जाती है। इसमें वो स्थितियां आती हैं जहां प्लाक के फटने या उस पर थक्का बनने से खून का बहाव अचानक बहुत कम हो जाता है या पूरी तरह बंद हो जाता है। ACS में क्या क्या आता है? ACS में 3 चीजें शामिल हैं। एक तो अनस्टेबल एंजाइना, जिसकी हमने बात की, आराम में भी दर्द होना या दर्द का पैटर्न बिगड़ जाना। इसमें ट्रोपोनिन टेस्ट नॉर्मल होता है, मतलब दिल की मांसपेशी को अभी स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरा है एनस्टेमी। इसका मतलब है नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एक तरह का हार्ट अटैक है। इसमें ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ होता है, मतलब दिल को नुकसान हुआ है, लेकिन ECG पर वो खास ST सेगमेंट ऊपर उठने वाला पैटर्न नहीं दिखता। इसका मतलब है कि धमनी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन खून का बहाव बहुत कम हो गया है। और तीसरा है स्टेमी, यानी ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये सबसे खतरनाक किस्म का हार्ट अटैक है। इसमें ECG पर ST सेगमेंट साफ तौर पर ऊपर उठा हुआ दिखता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धमनी अचानक पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और दिल की मांसपेशी बहुत तेजी से मर रही है। इसमें एक मिनट कीमती होता है। तुरंत इलाज की जरूरत होती है ताकि धमनी को जल्द से जल्द खोला जा सके। बाप रे! तो एनस्टेमी और स्टेमी में फर्क ECG पर दिखने वाले पैटर्न का है और स्टेमी ज्यादा अर्जेंट है। हाँ, ECG का फर्क तो है ही, पर सबसे बड़ा फर्क है तात्कालिकता का। स्टेमी में धमनी पूरी बंद है और दिल को बचाने के लिए उसे फौरन खोलना जरूरी है। टाइम इज मसल कहते हैं। जितना समय बीतेगा उतना ज्यादा दिल का हिस्सा मर जाएगा। समझ गई। ये क्लासिफिकेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक बार जब निदान हो गया, पता चल गया कि CAG है, चाहे वो स्टेबल हो या ACS के रूप में आया हो, तो फिर इसका बैटल प्लान क्या होता है? इलाज कैसे किया जाता है? इलाज या प्रबंधन के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, जीवन शैली में बड़े और स्थायी बदलाव। दूसरा, दवाएं। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर धमनी को खोलने की प्रक्रियाएं, जिन्हें इंटरवेंशन या सर्जरी कहते हैं। जीवन शैली में बदलाव, ये तो शायद हर स्वास्थ्य समस्या के लिए जरूरी है, पर CAD में इनका क्या खास महत्व है? CAD में जीवन शैली बदलाव सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि ये इलाज की नींव है। आप चाहे कितनी भी अच्छी दवाएं ले लें या स्टेंट लगवा लें, अगर जीवन शैली ठीक नहीं है तो बीमारी बढ़ती रहेगी। ये बदलाव समस्या की जड़ पर काम करते हैं। क्या क्या बदलाव करने होते हैं? सबसे पहला और जरूरी, धूम्रपान अगर करते हैं तो उसे पूरी तरह बंद करना होगा। इसमें कोई समझौता नहीं। ठीक है। दूसरा, आहार। दिन के लिए सेहतमंद खाना खाना होगा, मतलब फल, सब्जियां, साबुत अनाज ज्यादा, और तेल, घी, मक्खन यानी सैचुरेटेड फैट, बेकरी आइटम, तले हुए खाने में मिलने वाला ट्रांस फैट, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, इन सबको कम करना होगा। खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, नियमित व्यायाम। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट यानी रोज लगभग 30 मिनट मीडियम इंटेंसिटी वाला एरोबिक व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, तैरना। चौथा, वजन पर नियंत्रण। अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करना और सही बनाए रखना। खासकर पेट की चर्बी कम करना जरूरी है। BMI 25 से नीचे रखने का लक्ष्य होना चाहिए। और तनाव, उसका क्या करें? हाँ, तनाव प्रबंधन भी जरूरी है। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या कोई ऐसी हॉबी अपनाना जिससे खुशी मिले और तनाव कम हो। और हाँ, अगर शराब पीते हैं तो उसे बहुत सीमित करना या बंद करना। ये तो हुई जीवन शैली की बात। अब आते हैं दवाओं पर। मैंने सुना है डॉक्टर अक्सर ABCDE अप्रोच की बात करते हैं। क्या आप इसे समझा सकती हैं? हाँ, ABCD दवाओं के मुख्य ग्रुप्स को याद रखने का एक आसान तरीका है, जो ज्यादातर CAD के मरीजों को लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। A मतलब? A है एंटीप्लेटलेट्स या कभी-कभी एंटीकोएगुलेंट्स।
इनमें सबसे आम दवा है एस्पिरिन। क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलर जैसी दवाएं भी हैं। ये दवाएं खून में प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती हैं, जिससे खून के थक्के बनने का खतरा कम होता है। ये खून पतला करने वाली दवाएं हैं। हाँ, आम भाषा में यही कहते हैं। हार्ट अटैक या स्टेंट लगने के बाद ये बहुत जरूरी हैं। बीटा ब्लॉकर्स जैसे मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, कार्वेडिलॉल। ये दवाएं दिल की धड़कन को थोड़ा धीमा करती हैं, ब्लड प्रेशर कम करती हैं और दिल पर पड़ने वाले काम के बोझ को कम करती हैं। इससे सीने में दर्द, एंजाइना में आराम मिलता है और हार्ट अटैक के बाद दिल को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सी है कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है स्टैटिन्स, जैसे एटोरवेस्टैटिन, रोजुवेस्टैटिन। ये दवाएं खून में एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत असरदार तरीके से कम करती हैं। स्टैटिन्स के और भी फायदे हैं क्या? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। स्टैटिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करती, बल्कि वो धमनियों में जमे हुए प्लाक को स्थिर यानी स्टेबलाइज करने में भी मदद करती हैं। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी हुआ। घी है डायबिटीज का नियंत्रण और डाइट। अगर मरीज को डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इसके लिए मेटफॉर्मिन या दूसरी दवाओं की जरूरत पड़ सकती है। और डाइट यानी खान पान का महत्व तो सभी सीएडी मरीजों के लिए है, सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं। और ई है एजुकेशन और एक्सरसाइज। ये भी इलाज का एक अहम हिस्सा है। मरीज को अपनी बीमारी के बारे में सही जानकारी देना, उसे समझाना कि दवाएं क्यों जरूरी हैं, उन्हें कैसे लेना है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जीवनशैली में बदलाव क्यों और कैसे करने हैं। यहीं पे शायद क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भूमिका आती है, जिसका जिक्र स्रोत में था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ई फॉर एजुकेशन में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे मदद करते हैं? देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट सिर्फ दवाएं डिस्पेंस नहीं करते, वे हेल्थ केयर टीम का एक अहम हिस्सा हैं। वे मरीजों को उनकी हर दवा के बारे में विस्तार से समझाते हैं। कब लेनी है, खाने के साथ या खाली पेट, क्या परहेज रखना है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और अगर हों तो क्या करना है। अच्छा, वे ये भी देखते हैं कि मरीज अपनी सारी दवाएं ठीक से नियमित रूप से ले रहा है या नहीं। इसे मेडिकेशन अधीरेंस कहते हैं। अगर मरीज को दवा लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो वे उसे सुलझाने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं? वे दवाओं के बीच होने वाले इंटरैक्शन यानी टकराव पर भी नजर रखते हैं, खासकर जब मरीज कई सारी दवाएं ले रहा हो, जैसे खून पतला करने वाली दवाएं और स्टैटिन्स। वे मरीज को लक्षणों को पहचानने और जीवन शैली बदलाव के लिए भी गाइड और मोटिवेट करते हैं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में भी उनकी भूमिका होती है। तो ये एक टीम वर्क है। बिल्कुल। इन ABCDE दवाओं के अलावा भी डॉक्टर्स जरूरत के हिसाब से और दवाएं दे सकते हैं, जैसे AC इनहिबिटर्स या ARBs। ये ब्लड प्रेशर कम करती हैं और हार्ट फेलियर में दिल की मदद करती हैं। नाइट्रेट्स ये एंजाइना के दर्द से तुरंत राहत देती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये भी एंजाइना और ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि मरीज डॉक्टर की सलाह माने और दवाएं नियमित रूप से ले, एक भी दिन मिस न करें। ये दवाओं की बात हुई, लेकिन अगर किसी की धमनियों में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो या गंभीर लक्षण हो और दवाएं या जीवन शैली बदलने से भी पूरा आराम ना मिल रहा हो, तब क्या विकल्प हैं? हाँ, ऐसी स्थिति में दिल में खून के बहाव को दोबारा ठीक करने के लिए इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं या सर्जरी की जाती हैं। इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं मतलब? इसमें सबसे आम है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन यानी PCI। इसे लोग ज्यादातर एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एंजियोग्राफी की तरह ही कैथेटर के जरिए ब्लॉकेज वाली जगह तक पहुंचते हैं, फिर एक छोटे से गुब्बारे यानी बैलून को उस सिकड़ी हुई जगह पर फुलाते हैं, जिससे वो रास्ता खुल जाता है। और स्टेंट? बैलून से खोलने के बाद ज्यादातर मामलों में धमनी को दोबारा सिकुड़ने से रोकने के लिए वहां एक स्टेंट लगा दिया जाता है। स्टेंट धातु की बनी एक छोटी सी जालीदार ट्यूब जैसी होती है, जो धमनी को अंदर से सहारा देकर खुला रखती है। आजकल दवा वाले स्टेंट भी आते हैं। हाँ, आजकल ज्यादातर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स DES इस्तेमाल होते हैं। इन स्टेंट्स पर एक खास दवा की परत चढ़ी होती है, जो धीरे धीरे निकलकर धमनी को दोबारा बंद होने से रोकने में मदद करती है। अच्छा, और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा बड़ा विकल्प है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी, जिसे आम भाषा में बाईपास सर्जरी या CABG कैबेज कहते हैं। ये तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। हाँ, ये एक ओपन हार्ट ऑपरेशन है।
इसमें सर्जन शरीर के किसी दूसरे हिस्से से, जैसे पैर की नस, सैफनस वेन या सीने के अंदर की धमनी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी का एक टुकड़ा लेते हैं। और उसका क्या करते हैं? उस टुकड़े को ब्लॉक हुई कोरोनरी धमनी के एक सिरे से जोड़कर दूसरे सिरे को ब्लॉक हुई जगह के आगे जोड़ देते हैं। इससे खून ब्लॉक हुई जगह को लांग कर यानी बाईपास करके आगे जाने लगता है, एक नया रास्ता बना देते हैं। ये कब की जाती है, एंजियोप्लास्टी की जगह? बाईपास सर्जरी आमतौर पर तब ज्यादा बेहतर मानी जाती है जब कई सारी धमनियों में ब्लॉकेज हो, या लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो, या फिर अगर मरीज को डायबिटीज भी है और कई ब्लॉकेज हैं। डॉक्टर तय करते हैं कि मरीज के लिए एंजियोप्लास्टी बेहतर है या बाईपास। और आपने एक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का भी जिक्र किया था। हाँ, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ये स्टैमी वाले हार्ट अटैक के लिए है, जब धमनी पूरी तरह बंद हो। अगर मरीज ऐसी जगह है जहां तुरंत एंजियोप्लास्टी या पीसीआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो नस के जरिए ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो खून के थक्के को घोल देती हैं। इन्हें क्लॉट बस्टर्स कहते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज या अल्टेप्लेस। लेकिन अगर पीसीआई उपलब्ध है तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। ये तो इलाज के काफी उन्नत तरीके हैं, लेकिन क्या सीएडी की वजह से या इलाज के बावजूद कुछ गंभीर मुश्किलें या जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं? हाँ, दुर्भाग्य से अगर सीएडी का पता देर से चले या इलाज ठीक से ना हो या बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कई गंभीर और जानलेवा जटिलताएं हो सकती हैं। जैसे कि? सबसे आम और जानी मानी जटिलता तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक ही है। और हार्ट अटैक के बाद? हार्ट अटैक के बाद या धीरे धीरे सीएडी बढ़ने से हार्ट फेलियर हो सकता है। इसमें दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर की जरूरत के मुताबिक खून पंप नहीं कर पाता। इससे सांस फूलना, थकान, पैरों में सूजन जैसी दिक्कतें आती हैं। और एरिथमिया हो सकता है, यानी दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, बहुत तेज, बहुत धीमा या बिल्कुल बेताल। कुछ तरह के एरिथमिया जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत खतरनाक होते हैं और अचानक कार्डियक डेथ का कारण बन सकते हैं, मतलब दिल का अचानक काम करना बंद कर देना। ओह! इनके अलावा मरीज को बार बार एंजाइना का दर्द हो सकता है, या हार्ट अटैक आने के बाद भी सीने में दर्द बना रह सकता है, जिसे पोस्ट इन्फाक्शन एंजाइना कहते हैं। ये जटिलताएं तो वाकई चिंताजनक हैं। इससे तो यही लगता है कि इस बीमारी से बचाव यानी रोकथाम पर सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और सीएडी के मामले में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इसे काफी हद तक रोका जा सकता है। रोकथाम के 2 स्तर होते हैं। 2 स्तर? हाँ, पहला है प्राथमिक रोकथाम यानी प्राइमरी प्रिवेंशन। इसका मकसद है उन लोगों में सीएडी को होने से ही रोकना जिन्हें अभी तक की बीमारी नहीं हुई है, खासकर वो लोग जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं। इसमें क्या करना होता है? इसमें वही सब बातें आती हैं जो हमने जीवन शैली बदलाव में गिनी। धूम्रपान न करना, सेहतमंद खाना, रोज व्यायाम करना, वजन ठीक रखना और साथ ही अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखना। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर। 40 साल की उम्र के बाद नियमित हेल्थ चेकअप करवाना भी प्राइमरी प्रिवेंशन का हिस्सा है। और दूसरा स्तर? दूसरा है द्वितीयक रोकथाम यानी सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सीएडी का निदान हो चुका है या जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है भविष्य में दोबारा कोई दिल की घटना होने से रोकना, जैसे दूसरा हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत। इसमें जीवनशैली बदलावों को सख्ती से जारी रखना होता है और सबसे जरूरी, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं जैसे एस्पिरिन, स्टैटिन्स, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह का नियमित रूप से बिना नागा किए जिंदगी भर सेवन करना होता है। डॉक्टर के साथ नियमित फॉलोअप में रहना भी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में काफी गहराई से बात की। ये क्या है, कैसे होती है, इसके छुपे हुए और जाहिर लक्षण क्या हैं, इसे पकड़ने के यानी निदान के तरीके क्या हैं, और फिर जीवन शैली, दवाएं, इसमें फार्मासिस्ट की भूमिका और ज़रूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी या बाईपास जैसे आधुनिक प्रोसीजर की मदद से इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल, और सार यही निकलता है कि सीएडी एक गंभीर और बहुत आम समस्या जरूर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये काफी हद तक रोकथाम योग्य और प्रबंधनीय है। हाँ, ये जानना राहत देता है। अपने रिस्क फैक्टर्स को जानना, उन्हें गंभीरता से लेना और उन्हें कंट्रोल करना, सेहतमंद आदतें अपनाना और जो मेडिकल सलाह मिली है उसका पूरी तरह पालन करना, दवाएं नियमित लेना, फॉलोअप्स मिस न करना, ये आपके दिल को सुरक्षित रखने के सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। और वो साइलेंट इस्कीमिया वाली बात भी याद रखनी होगी। हाँ, वो हमें याद दिलाती है कि सिर्फ लक्षणों का इंतजार नहीं करना है। खासकर अगर आप में रिस्क फैक्टर्स हैं तो नियमित जांच करवाते रहना कितना जरूरी है।
ये जानकारी सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य को समझने और शायद उनकी मदद करने में भी काम आ सकती है। निश्चित रूप से जागरूकता बहुत जरूरी है। आज की बातचीत खत्म करने से पहले एक सवाल या कहूँ एक विचार मन में घूम रहा है। हमने तनाव को एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर गिना। जी हाँ। आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें तनाव तो जैसे हवा में घुला हुआ है, हर तरफ है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने दिल की हिफाजत के लिए इस रोजमर्रा के तनाव का सामना कैसे करें, इसे मैनेज कैसे करें। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। और क्या एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये सामूहिक तनाव का बोझ, ये प्रेशर कुछ कम हो सके, ताकि हमारे दिलों पर इसका असर कम हो। इस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक जरूरी चिंतन का विषय है। इस बेहद जानकारी भरी और अहम चर्चा के लिए आपका बहुत